रहे हैं कैटेगरी पे कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज आपको मिल सकते हैं वेरिएबल के। सो फर्स्ट हमने देखा था आपका सबसे पहला तो एक नॉर्मल वेरिएबल होता है, एक जो भी वेरिएबल आप क्रिएट करते हैं एक नॉर्मल वेरिएबल बोल सकते हैं उसे। वेरिएबल इज अ नेम और अ प्लेस होल्डर या वैल्यू होल्डर बोल सकते हैं बेटर ये पे कॉन्सेप्ट पे, कि जो ड्यूरिंग द प्रोग्राम हमें वैल्यूज को होल्ड करने के लिए यूज होता है। देन वी कम अप विथ कांस्टेंट वेरिएबल्स, क्योंकि वेरिएबल्स से आप समझते हैं कि a name which varies or the value which varies during the program. Okay, एक ऐसा होल्डर जिसकी वैल्यू वैरी करती है, पर कुछ केसेस पे हमें रिक्वायरमेंट होता है कि हम उसकी वैल्यूज को कांस्टेंट रखें। वो एक वेरिएबल तो रहे, वो होल्ड तो करे एक वैल्यू को, पर वो उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के रिस्पेक्ट पे वो कांस्टेंट रहे। तो हमने दो मेथड वहां पे हमने कल देखा। एक पहला मेथड था आपका कि आप कॉन्स्ट वेरिएबल है, एक सॉरी कॉन्स्ट एक कीवर्ड है, उसके थ्रू आप एक कांस्टेंट वेरिएबल क्रिएट करें। And the second one is using hash define. ओके, ये सेकेंड वे है जिस और इन दोनों तरीके से आप एक कांस्टेंट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा ग्लोबल डिक्लेरेशन एरिया है। कल हमने देखा था कि ये हमारा ग्लोबल डिक्लेरेशन एरिया है जिसपे हम जो भी चीजें डिक्लेयर करते हैं वो थ्रू आउट द प्रोग्राम सभी चीजों को अवेलेबल होती है। यानी कि अगर हम मेन की बात करें या यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात करें, वो सभी पे अवेलेबल होती हैं। ठीक है, एंड आफ्टर दैट लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल के लिए हमने बात किया कि ग्लोबल वेरिएबल जैसे कि जो वेरिएबल्स हम ग्लोबल एरिया पे डिक्लेयर करते हैं वो हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स हो जाते हैं, और लोकल इन द सेंस कि उस पर्टिकुलर विद इन दैट पर्टिकुलर स्कोप, यानी कि जब हम कोई एक वेरिएबल को इस पर्टिकुलर स्कोप के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो वो इसी पर्टिकुलर स्कोप पे एग्जिस्ट करता है, आउट ऑफ दिस इट डजंट एग्जिस्ट। और यहाँ पे सिर्फ लोकल वेरिएबल ही नहीं, लोकल फंक्शन भी हो सकता है। ओके, और ओके लोकल फंक्शन उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, शायद मैं अपन देखेंगे अगर टाइम मिला तो लोकल फंक्शन कैसे होगा। ओके, एंड देन इंस्टेंस वेरिएबल हम लोग देखेंगे अभी। आज हम देखेंगे कि इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है। उसकी जगह आप समझ लीजिए स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल हमने कल देखा था कि आप जब मल्टीपल ये के साथ उसे कॉल करते हैं, मल्टीपल टाइम्स कॉल भी करते हैं, तो भी उसके लिए एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वैल्यू ही रिटर्न होती है उसकी। यानी कि थ्रू आउट द प्रोग्राम जैसे ही कोई एक ग्लोबल वेरिएबल आप डिक्लेयर या सॉरी स्टैटिक वेरिएबल आप जैसे ही डिक्लेयर करते हैं, कंपाइलर उसके लिए एक पर्टिकुलर स्पेस या मेमोरी एड्रेस एलोकेट कर देता है, और वो उस स्पेस को तब तक बचाए रखता है जब तक वो पर्टिकुलर प्रोग्राम आपका चल रहा है। इसीलिए जब आप हमने जब देखा कि कल हम बार बार जब उस पर्टिकुलर फंक्शन को यानी जब हम अप अंडरस्कोर एसटी को हम जब भी कॉल करते थे वो एक नई वैल्यू के साथ हमें नहीं देता था, वो पुरानी वैल्यू को वो रिमेंबर मतलब इट रिमेंबर्स द ओल्डर वैल्यूज। ओके, और उस पे वो अपग्रेडेशन परफॉर्म करता था। दैट मीन्स कि जब तक हमारा ये पर्टिकुलर प्रोग्राम जैसे स्टैटिक डॉट सी जब तक हमारा फिनिश नहीं होगा तब तक वो स्टैटिक के जो पर्टिकुलर एक मेमोरी एलोकेटेड है उसको या जो वैल्यूज है उसकी वो उसे स्टोर होल्ड करके रखेगा। और उसी ये पे जब हम एक नॉर्मल एक सिंपल फंक्शन पे जहाँ पे हम सिंपल वेरिएबल की बात करते हैं तो वो हर बार उसकी वैल्यू को 15 से ही स्टार्ट करता है, चाहे हम कितने बार भी उसे कॉल क्यों ना करें। ओके, वो उसकी वैल्यू को जो वैल्यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल्स है वो सिर्फ इसी स्कोप तक याद रखता है। मतलब जब तक आपका प्रोग्राम यहाँ से यहाँ तक आया और जैसे ही वो फिनिश होता है वो उसकी वैल्यू को रिमूव कर देता है अपने पर्टिकुलर स्पेसेस से। क्लियर है यहां तक? यस सर। बाकी लोगों को? यस सर। सभी को? सर एक बार और सर। क्या चीज समझ नहीं आया, कुछ बताओगे कि क्या कहाँ से छूट गए? सर वो स्टैटिक वाला सर। ओके जस्ट अ मिनट, मैं एक बार फिर से करता हूँ। ओके, यहाँ देखो थोड़ा सा जो नॉर्मल है ये मेरा नॉर्मल फंक्शन का कॉल है और ये मेरा स्टैटिक का कॉल है। ठीक है,
अब देखो फर्स्ट टाइम जब मैं दोनों को कॉल कर रहा हूं, ध्यान देना, फर्स्ट टाइम जब मैं दोनों को कॉल कर रहा हूं तो जे की वैल्यू जो नॉर्मल है, नॉर्मल में जे की वैल्यू मेरी 15 है। ओके, जस्ट अ मिनट, हम इसे जेएस कर लेते हैं ताकि क्लियरली हमें अंडरस्टैंड हो। ओके, जब हम फर्स्ट टाइम कॉल करते हैं तो जे की वैल्यू 15 है एंड उसे हम एक इंक्रीमेंट देते हैं और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन परफॉर्म करते हैं और जे की वैल्यू 16 हो जाती है। स्टैटिक फंक्शन में भी जेएस जो है हमारा स्टैटिक वेरिएबल है, उसको भी हम इनिशियली 15 एक वैल्यू असाइन करते हैं और उसको भी सेम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इंक्रीमेंट, और वो 16 हो जाती है। अब जब हम सेकंड टाइम दोनों को कॉल करते हैं सेम पैटर्न पे, हम जब सेकंड टाइम नॉर्मल फंक्शन को कॉल करते हैं तब भी देखो जे की वैल्यू 15 ही है, वो अपग्रेडेड वैल्यू को नहीं शो कर पा रहा है। दैट मीन्स जब भी हम नॉर्मल फंक्शन को कॉल करते हैं, वो सारी नॉर्मल फंक्शन को कॉल करते हैं और जैसे ही नॉर्मल फंक्शन फिनिश होता है वो उसके वेरिएबल्स को रिमूव कर देता है या फॉरगेट हो जाता है, उसके जो भी वैल्यूज असाइन हमने किया है, जो भी वो ऑपरेशन परफॉर्म किया है उसने, वो सारी चीजों, वो सारे ऑपरेशंस को वो भूल जाता है। ओके, और वहीं हम जब स्टैटिक की बात करें तो वो स्टैटिक को रिमेंबर कर, मतलब वो उसे स्टोर करके रखता है, उसे बचा के रखता है। इट रिमेंबर्स द स्टैटिक वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। जैसे यहाँ पे 15 से स्टार्ट हुआ, 16 हुआ, और देखो यहाँ पे क्योंकि हम नॉर्मल प्रिंटिंग कर रहे हैं तो वो जेएस की वैल्यू हमें 16 दे रहा है वो, और उसके बाद हमें जेएस की वैल्यू वो 17 देता है। यानी कि इसका एक सिंपल डेफिनेशन ये समझ सकते हो, नॉर्मल वेरिएबल्स जो होते हैं, जो सिंपल फंक्शन के, उन्हें बार बार वो डिक्लेयर मतलब एक तरह से रिक्रिएट करता है, पर जो स्टैटिक वेरिएबल्स है उन्हें वो रिक्रिएट नहीं करता, वो एक बार क्रिएट करता है और उसके बाद उसी पे ही अपडेशन परफॉर्म करता है वो हर कॉल पे। क्लियर हुआ कुछ? यस सर। बाकी लोगों को? Yes, sir. ओके, आप लोग थोड़ा सा ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। जब आप C++ पढ़ेंगे तो वहां पे स्टैटिक मेंबर फंक्शन, स्टैटिक डाटा टाइप के बहुत एक इंपॉर्टेंट आप लोग एस्पेक्ट वहां पे देखेंगे वहां पे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कांस्टेंट, ग्लोबल, लोकल एंड स्टैटिक। अब बचता है इंस्टेंस वेरिएबल। इसके लिए हम आते हैं वापस इस पे। ओके, हमने यहां तक देखा था कि नंबर्स कैसे होते हैं और कैरेक्टर्स कैसे होते हैं, और उसके बाद ये नेक्स्ट है स्टैटिक हमने कवर किया, सॉरी अरे हमने कवर किया था पिछली क्लास पे या नहीं किया था? नहीं किया था सर। ओके, तो हम आज एक और एक डिफरेंट एक सेगमेंट देखते हैं जिसे अरे बोला जाता है। अरे इज अ डाटा टाइप। डाटा कौन सा टाइप का डाटा टाइप बोला जाता है? डिराइव्ड फ्रॉम प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। देखो प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप एक सिंपल एक वेरिएबल लेते हैं, जब आप एक सिंपल वेरिएबल लेते हैं। ओके, स्क्रीन विजिबल है पूरा? ओके, जब आप एक नॉर्मल वेरिएबल की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकता है, पर सपोज मुझे 10 डिफरेंट वैल्यूज को स्टोर करना है तो उस केस पे क्या रहेगा, मुझे 10 डिफरेंट वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे, और वो एक तरह से टीडियस जॉब होता है, और उन सभी वेरिएबल्स के नाम को मुझे एक मेमोराइज करना पड़ेगा या तो एक सीक्वेंस में उसे क्रिएट करना पड़ेगा सिमिलर नेम पे। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें देता है अरे। अरे एक डिराइव्ड डाटा टाइप है जो बेसिक और प्रिमिटिव डाटा टाइप से डिराइव किया जाता है, यानी कि एक जो अरे एक बनता है वो एक बेसिक डाटा टाइप्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, पर एक यहाँ पे एक स्पेशल कॉम्बिनेशन होता है। अरे इज अ कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ वैल्यूज। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि सेम टाइप ऑफ वैल्यूज का एक कलेक्शन है इन अ सिंगल नेम। एक सिंगल नेम के अंडर पे वो एक कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज को वो स्टोर करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, एक डिराइव्ड डाटा टाइप है। इसका एक सिंपल सिंटेक्स है, आप डाटा टाइप लिखेंगे, नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर अरे एंड देन साइज।
या इसे हम जनरलाइज करते हैं। डाटा टाइप स्पेस नेम ऑफ अरे एंड देन साइज। साइज यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है कि आप कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस पर्टिकुलर नेम के अंडर पे प्लेस करना चाहते हैं। ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैंने कैरेक्टर का अरे बनाया है और इसे बोला जाता है कैर नेम 20। यहाँ पे एक नेम टाइप का एक वेरिएबल है या नेम ऑफ अरे है जो 20 कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकता है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे एक मैंने फ्लोट वैल्यू लिया है, फ्लोट लिया है और इसका नाम है वेल और ये 20 फ्लोट वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। और यहाँ पे एक और मैंने बनाया है इंट A4। ओके, अब यहाँ पे ये 4 डिफरेंट एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक आप लोगों ने एक अलमारी देखा होगा, एक सिंपल क्या बोलते हैं उसे, एक स्टोर या एक तरह से आपका फ्रिज जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें सपोज 4 इक्वल सेगमेंट्स है या ब्लॉक्स है। उस पर ये ब्लॉक 1 है मेरा, उसका ये ब्लॉक 2 है, एक ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4। पर हम जब अरे की बात करते हैं तो कंप्यूटर पे उसकी इंडेक्सिंग 0 से होती है, 0 1 2 एंड 3। और ये जो है 12 एंड 30, सपोज ये ब्लॉक अभी एम्प्टी है और मैंने उस पर वैल्यूज फीड किए हैं। सपोज फर्स्ट जो 0th इंडेक्स वाला ब्लॉक है उस पर मैंने 12 फीड किया है एंड फर्स्ट पे मैंने 13 एंड सेकंड वन पे मैंने 15 एंड थर्ड वन पे 16। अब ये टोटल जब आप कंबाइन करेंगे 1 2 3 4, ये जो नेमिंग जरूर उसका जो इंडेक्सिंग जरूर 0 से है पर जब आप काउंट करेंगे तो 4 एलिमेंट्स होते हैं। और हमेशा याद रखेंगे सी में अरे का इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है 0 से। ओके, ये उसका इंडेक्सिंग था। और जब हम एड्रेस करते हैं इस पर्टिकुलर ब्लॉक को, जब हम एड्रेस करते हैं तो हम एड्रेस करते हैं थ्रू द नेम ऑफ अरे एंड देन द इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्लॉक और एलिमेंट। तो ये बन जाता है क्योंकि ये मेरा एक ए नाम का अरे है और 0th ब्लॉक और 0th एलिमेंट ऑफ अरे ए। क्लियर है ये? अगर मुझे इस पर्टिकुलर ब्लॉक को एड्रेस करना है तो मैं कैसे एड्रेस करूंगा? 0th एलिमेंट ऑफ अरे ए। ओके, जैसे मैं यहां पे लिख सकता हूं 0th एलिमेंट ऑफ अरे ए। अब इसे हम एक सिंपल अगर हम लॉजिक के टर्म्स पे लिखेंगे तो a ऑफ 0 होगा। यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट फॉर्मेट पे लिखा है कि 0th एलिमेंट ऑफ अरे a इक्वल्स टू a ऑफ 0। सिमिलर वे पे अगर आप 4th एलिमेंट ऑफ अरे लिखते हैं या यहाँ पे 3rd एलिमेंट तक जाएगा और 3rd एलिमेंट ऑफ अरे तो a ऑफ 3 लिखेंगे आप यहाँ पे। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट यहां तक? यस सर। बाकी लोगों को? यस सर। यस सर। अगर नहीं समझ आएगा तो बताएंगे, ठीक है? ओके, अब इसके बाद आता है हमारा बेस एड्रेस का कॉन्सेप्ट। अभी हम इसे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। जस्ट अभी आपको एक मैं बेस दे रहा हूं ताकि आप इसे समझ सके इजिली। अब यहाँ पे आता है कि उसका हमने इंडेक्सिंग देख लिया, इंडेक्सिंग कैसे होता है, हमने उसका एड्रेस देखा कि एड्रेसिंग कैसे करते हैं, कैसे उसे जानते हैं कि कौन से एलिमेंट के बारे में आप बात कर रहे हैं। एंड देन द नेक्स्ट वन इज मेमोरी, कि वो मेमोरी पे कैसे एलोकेट होता है। ओके, जो फर्स्ट एलिमेंट है आपका किसी भी एक अरे का, उसके एड्रेस को, मेमोरी एड्रेस को हम बेस एड्रेस बोलते हैं। द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन एन अरे इज नोन एज बेस एड्रेस। ओके, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, 0th एलिमेंट होगा उस पर किसी भी एक पर्टिकुलर अरे का, उसे हम बेस एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, एंड ये हमें जो अरे होता है वो प्रोवाइड करता है रैंडम एक्सेस। दैट मीन्स आप किसी भी एक एलिमेंट को इस पर्टिकुलर अरे का आप सीधे एक्सेस कर सकते हैं उसके इंडेक्स और नेम ऑफ अरे के थ्रू, और आप उस पर अपडेशन या मॉडिफिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और जो इसमें मेमोरी एलोकेशन होता है, जो मेमोरी का एलोकेशन होता है वो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है अरे का, और जो बेस एड्रेस है उसी के बेसिस पे होता है। अब ये कैसे होता है ये मैं एक्सप्लेन करता हूं। सपोज मेरा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो स्टोर्ड है मेरे 100 पे,
एक 100 एक मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे मेरा फर्स्ट एलिमेंट को वो स्टोर करने के लिए जब मैं ये जो प्रोसेस है मेमोरी एलोकेशन का जो प्रोसेस है वो तब होता है जैसे ही आप एक इंटीजर एक अरे को डिक्लेयर करते हैं और जैसे कंपाइलर उसे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है आफ्टर कंपाइलेशन, जब ऑपरेटिंग सिस्टम उसे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है तो वो रीड करता है, जो मशीन कोड है उसे वो रीड करता है, तो उसे जैसे ही मिलता है क्रिएट एन अरे ऑफ साइज 4, वो उस साइज 4 को के लिए वो एक सबसे पहले एक 4 ब्लॉक का वो एक मेमोरी स्पेस ढूंढता है कि कहाँ पे मेरे पास 4 ब्लॉक ऑफ मेमोरी अवेलेबल है। अब ध्यान देंगे क्योंकि ये इंटीजर टाइप का है तो एक एलिमेंट कितना स्पेस लेगा? इंटीजर साइज क्या होता है इंटीजर का? 2 बाइट। 2 बाइट एंड सम सिस्टम पे ये 4 बाइट्स भी लेता है, जस्ट लाइक 64 बिट की आप बात करें तो ये 4 बाइट्स लेता है, तो मैं यहाँ पे जस्ट 4 बाइट्स कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। 4 बाइट्स लेता है एक एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट, ओके, टेक्स 4 बाइट्स, ओके। अब क्योंकि मेरा एक ए ऑफ 4 है, इंट ए ऑफ 4 है, यानी कि इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, सो 4 एलिमेंट्स के लिए क्या हो जाएगा? फोर एलिमेंट्स के लिए क्या हो जाएगा? सर 16 बाइट। गुड, 4 into 4 bytes equals to 16. क्लियर है ये? दैट मीन्स अगर मैं साइज को जैसे जैसे मैं चेंज करता हूं, ये ऑन द बेसिस ऑफ डाटा टाइप वो उसका साइज, जो टोटल साइज है, टोटल स्पेस रिक्वायर्ड है, ये टोटल स्पेस रिक्वायर्ड है इस पर्टिकुलर अरे के लिए 16 बाइट्स। अगर उसके पास 16 बाइट्स एक ही ब्लॉक पे, कंटिन्यूअस ब्लॉक पे अवेलेबल नहीं होगा तो वो कोई और ब्लॉक सर्च करेगा। इसे बेस्ट फिट बोला जाता है, एक एल्गोरिथम आप लोग पढ़ेंगे कि बेस्ट फिट। अब देखो ये इसे कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सपोज ये बेस एड्रेस सेलेक्ट करता है 100, तो इसे 100 से आपका 116 तक का स्पेस उसे खाली चाहिए कंटिन्यूअस, ताकि बेनिफिट जो इसका जो कंटिन्यूअस इसलिए है क्योंकि जैसे आपको सिर्फ वो बेस एड्रेस बता दे तो बेस एड्रेस से आप किसी भी एलिमेंट का एड्रेस निकाल सकते हैं, आपको हर एक एलिमेंट का एड्रेस याद करने की जरूरत नहीं पड़ती इससे, जो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन है उसकी वजह से, क्योंकि आपको ये पता है ये कंटिन्यूअस जाएगा, यानी कि 100 से 16 बाइट्स आप उस पर ऐड कर दे तो 116 तक का इसका लास्ट होगा। सपोज ये फर्स्ट एलिमेंट 100 पे स्टोर होता है, 100 + 4 104th उसका सेकंड एलिमेंट को स्टोर करना स्टार्ट करेगा एंड 108th उसका थर्ड एलिमेंट को। ये क्लियर है? यस सर। बाकी लोगों को? सपोज एक एग्जांपल और मैं यहां पे लेता हूं, सपोज मैं क्रिएट करता हूं कैर नेम ऑफ 20 और इसका मैं सपोज बेस एड्रेस में बोल रहा हूं इस 50, तो इसका लास्ट एलिमेंट कहां पे स्टोर होगा? सर 70। बाकी लोग? सर समझ नहीं आया सर। ओके 79 पर होगा बेटा, क्योंकि 50 को वो ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर चुका है, तो 50 के बाद वो स्टार्ट करेगा, राइट? सॉरी 69। यस सर। ठीक है, क्योंकि 50 को उसने ऑक्यूपाई कर लिया है तो 50 के बाद वो और 19 उससे रिक्वायर्ड है, दैट मीन्स वो 69 तक जाएगा। ओके एक बार फिर से समझते हैं, इसे बोला जाता है कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। दैट मीन्स अगर वो कहीं पे स्टार्ट करता है, अगर उसने 100 से स्टार्ट किया तो जो भी उसकी साइज है वहां तक उसे कंटिन्यूअस एलोकेशन चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स सपोज वो 100 पे स्टार्ट करता है तो उसे 100 के बाद 104th भी ब्लैंक चाहिए, 108th भी ब्लैंक चाहिए, 112 भी ब्लैंक चाहिए उसे। अगर सपोज मेरा 108 अगर उसे ब्लैंक नहीं मिलता तो वो उसे यहाँ पे एलोकेट नहीं करेगा, वो और किसी और पर्टिकुलर ब्लॉक को सर्च करेगा जहां पे उसे कंटिन्यूअस ये चारों ब्लॉक फ्री मिलने चाहिए।
ताकि वो ये ऑटोमेटिक लिंक्ड हो जाते हैं। देखो आज तुम्हें पता है कि ये कौन से टाइप का है, इंटीजर टाइप का, तो अगर तुम्हें सिर्फ फर्स्ट बेस एड्रेस दे दिया जाए तो ऑटोमेटिकली तुम उस पे ऐड कर करके उसके एलिमेंट नंबर ऑफ कौन से एलिमेंट को निकालना है आप ऐड करके उसका एड्रेस ऑटोमेटिकली फिगर आउट कर सकते हैं। यहाँ पे सिस्टम को आपको हर एक एलिमेंट का एड्रेस बताने की जरूरत नहीं पड़ती। अब क्लियर हुआ थोड़ा सा? यस सर। बाकी लोग, ये आप लोग डाटा स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा यूज होगा। वहां पे आप देखेंगे अरे, और वहां पे स्टैक का एक स्टैक होता है, अरे एंड स्टैक पे डिफरेंस क्या होता है ये आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को और ज्यादा वहां पे एक क्लैरिटी मिलेगी कि स्टैक क्या होता है और ये आपका अरे क्या होता है। ठीक है, यस सर। किसी को अभी भी डाउट है तो बता सकता है। सर वो लास्ट एलिमेंट जो है वो 70 क्यों नहीं हुआ? हाँ, ये जो लास्ट एलिमेंट है वो यस सर। 70 पे ही होगा। श्योर? देखो हो क्या रहा है कि वो, हाँ चलो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। उसे 15th वाला जो स्पेस है वो उसने 15th को ऑक्यूपाई किया, क्योंकि देखो ये कैरेक्टर टाइप का है। चलो इसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। ये जो अरे है वो एक कैरेक्टर टाइप का है, ठीक है। कैरेक्टर टाइप मींस इसे मैक्सिमम जो स्पेस रिक्वायरमेंट होगा इसका साइज अगर आप ये करें तो साइज इसका क्या होगा 20 बाइट्स। ओके, और मैं बोल रहा हूं इसका बेस एड्रेस है, बेस स्टार्ट हो रहा है 50 से, ठीक है। दैट मीन्स 50 टू नेक्स्ट 20, यहाँ पे आपको 50 टू 50 से स्टार्ट हो रहा है वो। दैट मीन्स वो चलेगा 50, देन 51, 52 एंड सो ऑन। बिकॉज उसने 50 को ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है, इसलिए वो 69 पे जब पहुंचेगा तो इसका जो टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस है वो 20 हो चुका होगा। ठीक है, यस सर। ओके, क्लियर है सभी को? यस यस सर। सर। स्पेस खाली Yes, रहना sir. चाहिए। यस सर। शुरू के ना इसे पूरा 20 स्पेस खाली चाहिए उसे। ध्यान देना, इसे ही कंटिन्यूअस एलोकेशन बोलते हैं, और यही एक प्रॉब्लम बन जाती है अरे के साथ कि ये उसी ब्लॉक को, मेमोरी ब्लॉक को यूज कर सकता है जहां पे उसे कंटिन्यूअसली 20 स्पेसेस खाली मिलेंगे। और अगर उसे 20 में से एक भी स्पेस अगर खाली नहीं मिला तो वो उस पर्टिकुलर स्लॉट पे वो स्टोर नहीं करेगा, वो कोई और ब्लॉक ढूंढेगा मेमोरी पे जहां पे उसे कंटिन्यूअस 20 के 20 ब्लॉक उसे एम्प्टी मिलने चाहिए। ठीक है, यानी कि अवेलेबल, एम्प्टी मींस खाली खाली वाला नहीं, उसे अवेलेबल मिलना चाहिए कि हाँ ये उस पर्टिकुलर यूज के लिए अवेलेबल है, उसके लिए क्या क्या फ्री होना चाहिए वो 20 के 20 ब्लॉक। अगर उनमें से कोई भी सपोज यहाँ पे 69th ब्लॉक उसे फ्री नहीं मिलता तो वो ये वाला स्लॉट जो है वो यूज नहीं कर सकता, वो कोई और स्लॉट यूज करेगा या कोई और ब्लॉक को वो सर्च करेगा। ठीक है, क्लियर Yes, है? sir. यस सर। ओके गुड। यस। अब यहाँ पे अरे के भी कुछ टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरे हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जो फर्स्ट टाइप है इसका अरे का, उसे वन डायमेंशनल अरे बोलते हैं। जो हम लोगों ने अभी कुछ एग्जांपल्स देखे वो वन डायमेंशनल अरे के थे, यानी कि सिर्फ उसमें सिंगल साइज होता है। इस पे टू डायमेंशनल अरे आता है जिसपे आपका टू डिफरेंट साइजेस होते हैं, फर्स्ट साइज 1 एंड साइज 2। जैसे आप लोगों ने मैट्रिक्स पे देखा है, सपोज जैसे आप लोग मैट्रिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तब आप लिखते हैं A of 20 and 20। ओके, ये एक तरह से मेरा मैट्रिक्स है जिसका साइज 20 रो एंड 20 कॉलम्स है। ये फैमिलियर होगा आप लोगों के, मैथ्स में आप लोगों ने बहुत सारा मैट्रिक्स सॉल्व किया है। यस सर। यस सर। ठीक है, और इसी जब भी हम कंप्यूटर पे मैट्रिक्स को इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं तो हम अरे यूज करते हैं, टू डायमेंशनल अरे। यहाँ पे उसका साइज 1 यानी कि रो हो जाता है और साइज 2 यानी कि आपका कॉलम हो जाता है। यहाँ पे दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, साइज 1 एंड साइज 1, और दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स करता है कि आप क्या कौन सा एक स्क्वायर मैट्रिक्स क्रिएट करना चाहते हैं या फिर नॉन स्क्वायर क्रिएट करना चाहते हैं। और इससे भी जब बड़ी साइजेस पर जाते हैं तो उसे मल्टी डायमेंशनल अरे बोल दिया जाता है, जहां पे आप 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल या n डायमेंशनल अरे के ऊपर वर्क करते हैं। जनरली जो आपका भी सिलेबस है वो 1 एंड 2 डायमेंशनल तक ही एक लिमिटेड है, इससे ज्यादा भी आप ट्राई कर सकते हैं पर वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है।
ठीक है, तो हम बेसिकली जो जितनी भी चीजें डील करेंगे हम 1 इन 2 डायमेंशनल अरे के साथ अभी डील करेंगे। अब ये तो था आपका सिंगल वेरिएबल पे, जहां पे एक सिंगल वैल्यू स्टोर कराते हैं, एंड देन अरे इज मल्टीपल वेरिएबल, सॉरी मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम डाटा टाइप। अब क्या हो जब आपको कोई एक ऐसा प्रॉब्लम मिला है जहां पे आपको एक सिंगल वेरिएबल लेना है पर उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा टाइप्स है, जो डाटा टाइप्स हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं, तो उस केस में स्ट्रक्चर आता है। स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन और अ पैकेज ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स, जहां पे एक स्ट्रक्चर आप क्रिएट कर सकते हैं जो स्टोर करता है डिफरेंट डाटा टाइप्स को, और इवन तो उस पे आप अरे को भी स्टोर कर सकते हैं, अरे को भी उसका एक पार्ट बना सकते हैं। जैसा मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, और इस पे कीवर्ड यूज होता है स्ट्रक्ट, इसे यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बोला जाता है स्ट्रक्चर को। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, और ये उसकी बॉडी है, और यहाँ पे मैंने उसे क्लोज किया है, और इसके अंदर मैंने लिया है, और हाँ ध्यान देंगे जो स्ट्रक्चर है उस पर सिर्फ डाटा टाइप्स ही आप स्टोर कर सकते हैं, या डाटा टाइप्स को का ही एक ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं, वहां पे फंक्शंस यूज नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे मैंने उसके अंदर एक तरह से समझ सकते हैं स्ट्रक्चर भी एक बड़ी सी अलमारी है जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशंस बनाते हैं। यहाँ पे मैंने एक रोल नंबर का एक पार्टीशन बनाया है और एक कैरेक्टर का पार्टीशन बनाया है जो 20 एलिमेंट्स को स्टोर करता है। ओके, दैट मीन्स इस स्ट्रक्चर का साइज क्या होगा, कोई बता सकता है? सर 24। वेरी गुड, 24। एक सिंपल और एग्जांपल देता हूं। सपोज आप 1 kg आप राइस खरीदते हैं और 1 kg आप पोटैटो खरीदते हैं, और उन दोनों को एक बॉक्स में पैक कर देते हैं या एक पॉलीथीन में पैक कर देते हैं। अब आपसे बोला जाता है कि उस पॉलीथीन का वेट क्या होगा, क्या होगा उस पॉलीथीन का वेट? 2 2 kg 2 kg। सिमिलरली यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है एक पॉलीथीन का काम करता है, एक पैकेजिंग का सिस्टम का काम करता है। वो पैकेज कर रहा है इंटीजर और कैरेक्टर को, क्योंकि हमने इंटीजर को देखा है कि हम यहाँ पे 4 बाइट्स कंसिडर करते हैं, और हम यहाँ पे जो अरे है उसे हम 1 इंटू 20 यानी कि 20 बाइट्स हम यहाँ पे लेते हैं। हम 20 बाइट्स इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 20 एलिमेंट्स हैं। ओके, और ईच कैरेक्टर कैन ऑक्यूपाई 1 बाइट्स। ओके, सो इसलिए यहाँ पे जो टोटल साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट स्ट्रक्चर है उसका क्या हो जाएगा, 24 बाइट्स। ओके, ये तो था आपका स्ट्रक्चर का। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो एज ए डाटा टाइप बिहेव करता है, और जब हम उसके वेरिएबल्स बनाते हैं तो उसे इंस्टेंस बोला जाता है। दैट मीन्स एस इज एन इंस्टेंस ऑफ स्टूडेंट, यानी कि उसकी एक कॉपी है वो। ठीक है, और S1 भी एक, और ये सभी इंडिपेंडेंट कॉपी है, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी, इस पे जो रोल नंबर की वैल्यू होगी वो सिर्फ S को बिलोंग करेगी, और आप S1 पे भी डिफरेंट एक ये बना सकते हैं उसकी, एक तरह से डिफरेंट, उसके रोल नंबर डिफरेंट होगा, उसका नेम डिफरेंट होगा। यहाँ पे S और S1 S2 डिफरेंट आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि टाइप होगा जिनका टाइप स्टूडेंट का। क्लियर हुआ? अभी हम इसके और भी प्रॉब्लम्स जब हम इस पे प्रोग्राम करेंगे या प्रोग्राम बनाएंगे तो ये और क्लियर होगा। जस्ट मैं एक बेस दे रहा हूं कि ये सारी चीजें जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या क्या होती हैं, जैसे कि इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, और वेरिएबल का जो ड्रॉबैक था, यानी कि बॉटलनेक जो था, एक सिंपल वेरिएबल का प्रॉब्लम ये था कि वो सिर्फ एक सिंगल वैल्यू को स्टोर कर सकता है। उसके बाद जब हमने अरे पे आए तो अरे का प्रॉब्लम ये था कि वो सिर्फ सेम टाइप के डाटा टाइप्स को ही स्टोर कर सकता है, और उसके बाद उस प्रॉब्लम को भी हमने ओवरकम किया स्ट्रक्चर के थ्रू। यानी कि हम एक तरह से एक सीक्वेंस हम क्रिएट कर रहे हैं वेरिएबल्स का, जहां पे हम एक नॉर्मल वेरिएबल को लेते हैं और उससे हम एडवांस लेते हैं अरे को, एंड इवन मोर एडवांस हम यहाँ पे स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। ओके, ये 3 डिफरेंट स्टेजेस समझ सकते हैं। जो आपका नॉर्मल वेरिएबल है वो सिंगल वैल्यू को स्टोर करता है, अरे आपके मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करता है, पर रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे ये होता है कि सेम डाटा टाइप होना चाहिए। स्ट्रक्चर आपको अरे से फ्रीडम दिलाता है, क्योंकि स्ट्रक्चर पे आप पैकेज कर सकते हैं डिफरेंट डाटा टाइप्स को अंडर 1 नेम। ये तीनों का सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर है, तीनों का आप लोगों को? यस सर। ओके, और एक और चीज, जब हम स्ट्रिंग की बात करते हैं, थोड़ा सा हम स्ट्रिंग पे भी आते हैं आज।
जब हम स्ट्रिंग की बात करते हैं तो सी में कोई स्ट्रिंग नाम का डाटा टाइप नहीं होता। तो जो स्ट्रिंग का क्रिएशन है वो हम अरे के हेल्प से करते हैं। हम अरे के हेल्प से हम एक स्ट्रिंग को जनरेट या क्रिएट करते हैं, एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि वी कैन हैंडल स्ट्रिंग 2। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया कैर नेम 20, तो यहाँ पे नेम एक स्ट्रिंग को बिलोंग करता है जो कि 20 कैरेक्टर का है। ठीक है, तो जब हम स्ट्रिंग की बात करते हैं तो स्ट्रिंग हम अरे के हेल्प से हम क्रिएट करते हैं सी में। ओके, हम वो भी देखेंगे अपकमिंग क्लासेस पे। चलिए अब एक बेसिक, क्योंकि आपने तीनों चीजों को समझा, इसमें सभी पांचों कॉन्सेप्ट क्लियर हैं सभी को। हम इंस्टेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट देखेंगे अभी, जब हम स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे तो हम इंस्टेंस वेरिएबल को और समझेंगे। बाकी चारों आप लोगों को क्लियर है सभी को? यस सर। हाँ सर। यस सर। Yes, sir. गुड। Yes, sir. ओके, जस्ट अ मिनट, हम अभी अरे के कुछ प्रॉब्लम्स हम कर लेते हैं। ओके चलो 0 से स्टार्ट करते हैं। ओके, मैंने एक सिंपल फाइल यहाँ पे क्रिएट किया है और मैं आप लोगों को सिंपल एक अरे बनाना भी दिखा रहा हूँ कि कैसे आप अरे को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, मेरा बेसिक स्केलेटन, एंड अभी मैं इंटीजर टाइप का एक अरे बनाता हूँ। इंट नम मैंने लिया और इसकी साइज मैं दे रहा हूँ 5, या सपोज सिंपलिसिटी के लिए मैं सिर्फ 3 दे रहा हूँ। इसे हम डिक्लेरेशन ऑफ अरे बोला जाता है। और हम इसके बाद कंप्यूटर एक 3 एलिमेंट्स का एक अरे क्रिएट कर देगा और इसके लिए हम अब इसे इनिशियलाइज किया जाता है। ओके, इनिशियलाइज दैट मींस हम एक हर एक एलिमेंट पे, हर एक उसके स्पेस पे हम एक वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं। आप चाहें तो मैनुअली कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, नम ऑफ 0 इक्वल्स टू मैं ले सकता हूं 56 एंड नम ऑफ 1 equals to 57 and num of 2 equals to 58। ओके, यहाँ पे तीनों एलिमेंट्स को मैंने इनिशियलाइज कर दिया है और सिमिलरली फिर आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। पर ये सपोज यहाँ पे सिर्फ एलिमेंट 3 है तो ये बड़ा आसान है कि मैं तीनों को मैं यहाँ पे मैनुअली मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ, इनिशियलाइज कर सकता हूँ, उसके बाद प्रिंट कर सकता हूँ। पर क्या हो जब मेरे पास ऐसे 100 एलिमेंट्स हो, तो क्या मैं उसे ऐसा पैटर्न पे एंटर कर सकता हूँ? नो सर। No, sir. गुड। उस केस पे आता है कि हम इसे कैसे इसे ऑटोमेट करें या इसे जनरलाइज कैसे करें। ओके, इसे जस्ट पहले हम रन करते हैं फॉर जी लूप प्लस। का यूज किया। गुड, हम यहाँ पे लूप का एक बहुत हैंडी आ जाता है ऑटोमेट करने के लिए। जब हम अरे की बात करते हैं तो हम लूप को ऑटोमेट करने के लिए अरे को ऑटोमेट करने के लिए हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो इसे हम थोड़ा सा ऑटोमेट करते हैं फॉर लूप के साथ। ठीक है, जो यहाँ पे ये 3 डिफरेंट स्टेटमेंट्स थे उसे मैं एक सिंगल स्टेटमेंट में चेंज कर सकता हूँ और इसके लिए मुझे एक लूप वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी फॉर, क्योंकि जो लूप में अरे में जो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है 0 से और वो चलता है
जो भी उसके साइज है उससे एक कम तक, हमेशा यहाँ ध्यान देंगे, और i प्लस प्लस। देखो लूप को थोड़ा सा समझेंगे। i इक्वल्स टू स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड i इज लेस देन 3। जो साइज है उससे मैंने लेस देन रखा है, इसलिए वो उससे एक कम तक चलेगा। दैट मीन्स 0, 1 एंड 2 तक चलेगा वो। और यहाँ पे मैं सिंपल उसे स्कैन एफ कर सकता हूँ, और जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल को स्कैन करते हैं, सिमिलर वे पे हम इससे भी अरे के एलिमेंट्स को भी हम स्कैन करेंगे, और ये हो जाएगा नम ऑफ आई। और ये पूरा जो 3 स्टेटमेंट था मेरा, वो पूरी एक सिंगल स्टेटमेंट में चेंज हो गया। इसे मैं और ऑटोमेट कर सकता हूँ, हम देखेंगे अभी किसे और कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं। ये मेरा रीडिंग ऑफ अरे हो गया, और सिमिलरली मैं इसे जब प्रिंट करना चाहूँ तो मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ, प्रिंट एफ, दैट्स इट। और ये मेरे हर एक वैल्यू को प्रिंट कर देगा। इसे देखते हैं रन करके। ओके, सो ये दूसरा प्रोग्राम है जी। In function intimate format expects argument, okay, of okay, यहाँ पे उसे एक पॉइंटर टाइप का चाहिए था, इसलिए उसने एक एरर थ्रो किया। क्लियर। एंड ओके, अब यहाँ पे मुझे 3 वैल्यूज देने पड़ेंगे उस पर, और मैं कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ। सपोज मैं 23 दिया, and the next value is 14, next value is 15, और उसने 23, 14 और 15 को प्रिंट कर दिया। इसे आप और फॉर्मेट कर सकते हैं, स्पेसिंग और ये वगैरह देके। प्रिंट एफ स्लैश एन एंटर वैल्यूज। आप लोग थोड़ा सा इसके साथ और क्वेश्चंस कुछ इसके सॉल्व करेंगे, ताकि ये आप लोगों को और फैमिलियर हो जाए। एंटर वैल्यूज उसने कहा, मैंने फर्स्ट वैल्यू दिया 56 एंड सेकंड वैल्यू 12 एंड थर्ड वैल्यू 89। आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, वो जस्ट एक स्टोरेज है, और जहाँ पे वो फर्स्ट वाले एलिमेंट पे उसने 56 स्टोर किया है, सेकंड पे उसने 12 को, और थर्ड पे उसने 89 को। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. किसी को कुछ डाउट अभी तक? नो सर। गुड। इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं हम, और यहाँ पे लिखते हैं नम ऑफ परसेंटेज टी, ताकि हमें पता चले कि वो कौन से एलिमेंट की बात कर रहा है, इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम आई को दे देते हैं। और इस पे हम इसे और जनरलाइज करते हैं। यहाँ पे सिर्फ ये स्टैंडर्ड 3 ही एलिमेंट्स के लिए यूज हो रहा था, इसे मैं n एलिमेंट्स तक कैसे चला सकता हूँ, फॉर n। जब जैसे मान लो चाहे इसे आपको इसका एक रेंज देना पड़ेगा। सपोज मैं यहाँ पे 50 एलिमेंट्स के लिए इसे क्रिएट करता हूँ, और मैं यूजर को बोलूंगा कि आप सिर्फ 10 एलिमेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं, यानी कि हम एक ऐसा रेंज हम यूजर को देंगे जो कभी इससे एक्सीड ना हो, ताकि वो हमेशा एक सेफ जोन पे रहे। ओके, समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। क्या बोला मैंने? सर एक रेंज प्रोवाइड करेंगे जिसमें मतलब यूजर एक्सीड ना करता है वो रेंज को, ऐसा कोई रेंज। ओके, जस्ट अ मिनट, मैं ऐसे और ये करता हूँ। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, जिसका नाम मैं साइज देता हूँ। मैं चाहता हूँ यूजर खुद कंट्रोल करे कि वो किस साइज का अरे क्रिएट करना चाहता है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 साइज का क्रिएट किया है, हो सकता है किसी यूजर को 10 साइज का रिक्वायरमेंट है। तो मैंने यहाँ पे मैक्सिमम साइज दे दिया है 50, कि वो मैक्सिमम जो अरे का साइज बना सकता है वो मैक्स इक्वल्स टू 50 है, और 50 से ज्यादा अगर वो बनाने की कोशिश करता है तो कंप्यूटर
एक तरह से कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि उसके पास जो अवेलेबल ऑफ स्पेस है वो सिर्फ 50 का है। अगर आप पे 51 पे आप इस पे वैल्यू एंटर करना चाहेंगे 51 ये पे, तो उसे प्रॉब्लम होगी, वो ले तो लेगा पर उसे स्टोर नहीं करा पाएगा या रिट्रीव नहीं कर पाएगा उसे। ठीक है, हम ये भी इस प्रॉब्लम पर भी हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग क्लासेस पे कि इसे बफर ओवरफ्लो बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि उसका जो स्पेस है उसके पास वो 50 एलिमेंट्स का है और आप अगर 51th एलिमेंट को स्टोर करना चाहेंगे तो वो उसे ले तो लेगा पर वो स्टोर नहीं करा पाएगा, इसलिए वो वैल्यू लॉस्ट हो जाती है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे जो है वो मैं साइज से इसे चेंज कर दूंगा, जो उसका जो जहां भी रेंज उसका था 3 वहां पे मैं अब साइज को यूज करूंगा। ठीक है, और इस वे पे मेरा जो सिस्टम है वो अभी एक तरह से फुल वेरिएबलाइज हो चुका है, यानी कि मैं जैसा चाहूं इससे मॉडिफाई कर सकता हूं। सपोज मुझे रिक्वायरमेंट है 5 एलिमेंट की और मैं अब यहाँ पे 5 एलिमेंट का अरे बना सकता हूँ 12, 13, 14, 50। ओके, मैंने गलत प्रोग्राम ये किया है, जस्ट अ मिनट। G++ और ये है मेरा ARR for n.c and here we go। ओके, मैक्सिमम साइज 50 है, मैं साइज देता हूँ सपोज 5 का, और इंटर एलिमेंट्स मैं 12 एंटर किया, देन 13, 14, देन 15 एंड देन 16, और इसने मुझे शो कर दिया जो मेरा num 0 है वो 12 है, num 1 है वो मेरा 13 है यहाँ पे, एंड num 2 इज 14। इसे आप थोड़ा सा और फॉर्मेट कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे /n दे दें, एंड गुड। और इस वे पे आप हर एक एलिमेंट को आप इंडिविजुअली आप यहाँ पे देख पाएंगे। सपोज यहाँ पे मैं 5 का देता हूँ, और ये जरूरी नहीं है कि आप 12, 13, 14, 16, आप कोई भी रैंडम वैल्यू भी आप असाइन कर सकते हैं। ऐसा कोई इस पे ये नहीं है कि आप वही एक सिंगल सीक्वेंस पर ही वैल्यू दें। यहाँ पे वो दिखा रहा है कि कौन से एलिमेंट पे उसके पास कौन सा वैल्यू है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके, इसी पे हम नेक्स्ट क्लास में फिर से कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, जहाँ पे हम अरे के बाद देखेंगे कि अरे के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम शॉर्ट करके रीअरेंज कैसे करते हैं, उस पर हम बात करेंगे। अरे को ही हायर लैंग्वेज पे आपका लिस्ट के रूप पे प्रेजेंट किया जाता है, इट्स अ काइंड ऑफ वेरिएशन या उसका इनहेंस्ड वर्जन है, अरे का इनहेंस्ड वर्जन लिस्ट एंड डिक्शनरीज। ठीक है, यस सर। गुड।